Good morning, everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. So today we are going to cover 17th September current affairs. So let's start for the day. So सबसे पहले देखेंगे ममता से मीटिंग की थी इन्होंने डॉक्टर्स ने और माइट भी डॉक्टर्स जो हैं ज्वाइन कर भी ले ड्यूटी बिकॉज उन्होंने ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी किया है कुछ। केजरीवाल जो है आज वो रिजाइन कर देंगे और नए सीएम का नाम भी देंगे आपसे। देखते हैं क्या हुआ। नॉमिनी पुल्स आउट और सिरसा बीजेपी बैक्स टू कांडा। गोपाल कांडा को बीजेपी वापस से सपोर्ट दे रहा है और सिरसा से बीजेपी के मेंबर को हटा लिया गया। अपोजिशन ने स्लैम किया बीजेपी को, वन नेशन वन इलेक्शन प्लान उसके से वो बोल रहे हैं कि भाई स्टेट की इंडिपेंडेंस छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, या फिर इसको डेमोक्रेसी की जगह पे ऑटोक्रेटिक की तरफ लेके जा रहे हो। उसके बाद कैंपेन कंक्लूड्स फॉर फर्स्ट फेज ऑफ पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मैनिफेस्टो वगैरह रिलीज हो गया। 1 अक्टूबर के इलेक्शन हो रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फिर से अटैक हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे एक बार। डिस्कशन तो क्या, बस एक छोटी सी न्यूज है। और उसके अलावा सॉरी तमिलनाडु के अंदर टेम्पल्स में दलित को भी एंट्री मिल गई उनके पीस टॉक्स के बाद ये हुआ। तो उसके बाद सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है सारे न्यूज़पेपर के बीच में, ये पेज नंबर 13 पे थी आई गेस, या 14 पे। तो ही तो इसके अंदर क्या है कि तमिलनाडु एजुकेशन जो है उसको फंड नहीं मिल रहे हैं। उसके पीछे क्या है कि भाई एक समग्र शिक्षा फंड होते हैं जो सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, वो इस साल के अभी तक तमिलनाडु को नहीं मिले हैं। उसके पीछे क्या है कि लगभग समग्र शिक्षा फंड के अंतर्गत 2021 से 2026 का आउटले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया हुआ है वो 2.94 लाख करोड़ का किया हुआ है, जिसमें सेंटर कंट्रीब्यूट किया करेगा 60% और स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा 40%। और तो 2024-25 के लिए तमिलनाडु का जो एलोकेशन है वो 3,586 करोड़ है, जिसमें सेंटर का शेयर है 2,152 करोड़, जिसमें पहली क्वार्टर की इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट थी 573 करोड़। बट जो अभी तक आधा ईयर बीत गया है तो अभी तक कुछ भी नहीं आई है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने एक्यूज किया है कि भाई आपने मेरे को पेमेंट नहीं दी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत, कॉल्ड पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, द साइनिंग ऑफ एम एमओयू फॉर अनदर सेंट्रल द सेंटर ऑफ इम्पोजिंग ए प्रीरिक्विजिट। तो इसके अंदर क्या कह रही है, जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो तमिलनाडु को फंड मिलना था वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ये दे रही है कि इन्होंने अभी तक पीएम श्री, एक पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के अंतर्गत अभी तक एमओयू साइन नहीं किया है। उसके अंदर क्या है कि 2022 से 2027 की ये स्कीम है, जिसमें 14,500 जो है स्कूल्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा। और उसके लिए 27,360 करोड़ का बजट एलोकेटेड है। अगर उसको एमओयू साइन करते हैं तो वो समग्र शिक्षा का फंड रिलीज करेंगे। और समग्र शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि नर्सरी से लेके टिल ट्वेल्थ तक, गिव मी अ सेकंड। सो हम कहा थे तो नर्सरी से लेके ट्वेल्थ तक इसमें क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है स्मागर शिक्षा, जिसके अंदर वो टीचर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनकी सैलरी का कंपनसेशन भी वो डिसाइड करते हैं, स्पेशल एजुकेशन भी देते हैं, डिजिटल एजुकेशन भी, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी, वोकेशनल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन और ग्रांट टेक्स्ट बुक यूनिफॉर्म और लाइब्रेरीज के लिए देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें है क्या ओवरऑल, तो ये इनके साथ एमओयू साइन नहीं कर रहे, और उसके एमओयू साइन करने के पीछे दो तीन चीजें हैं कि वो जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च की थी, उसको एड ऑन करने के लिए बोल रहे हैं। उसको एड ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं करना चाह रहा। वो करना चाह रहा है, उसमें दो तीन चीजों के पीछे नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि हम क्लास 1 में 5 साल के बच्चे को ही डालेंगे, 6 साल का बच्चे को क्लास 1 में क्यों डालें हम। बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। सेकेंडली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे बच्चों को एडमिशन ना मिले ट्वेल्थ के बाद, बल्कि 11th और ट्वेल्थ के बेसिस पे मिले। और इस तरह के दो तीन रीजन है, बस मेजर रीजन जो है ये है कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर वो काम नहीं करना चाहते। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है एक दो
एक नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, एक हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए, और बाकी एक कोई भी फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी को कंपलसरी किया बेसिकली, और एक नेटिव लैंग्वेज को। तो इसमें तमिलनाडु का स्टेक ये है कि हम इसके हिंदी को नहीं करना चाहते कंपलसरी। उसके पीछे रीजन ये बोलते हैं, अगर ये पास्ट को अगर देखोगे तो आप 1930s में भी एंटी हिंदी प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे राइट्स भी होते, और 1960 के अंदर भी, और 1986 के अंदर नवोदय स्कूल हुए थे, उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट हुआ था कि भाई हम हिंदी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, उनके अपने वो इश्यूज होंगे। तो ये सारा मुद्दा है कि भाई समग्र शिक्षा अभियान से उनको जो फंड मिलना था वो तमिलनाडु को मिला नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स में मॉडिफिकेशन मांगते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एनरोल करने में, और पीएम श्री, जिसके अंदर पीएम श्री भी एक वो है, उसको भी एमओयू साइन करने में। ठीक है, तो इसके पीछे ओवरऑल ये रीजन है, तभी उनका फंड रखा हुआ है। मतलब ठीक है यार, सेंटर के से अलाइन करके चलेंगे तो प्रोग्रेस होगी, ऐसे सब आप इंडिपेंडेंटली करने लग जाएंगे तो फिर देश तो ऐसे ही चल पाएगा फिर। और एक ये देख लो तालिबानों को, दे आर, आई वुड से बिल्कुल बेवकूफ है। उन्होंने पोलियो की वैक्सीनेशन की ड्राइव को ही रोक दिया, यूएन का कहना है, और उन्होंने कोई रीजन भी नहीं बताया। और पोलियो जो है इरेडिकेट होने वाला है, और बिल मेलिंडा गेट्स और यूएन के और डब्ल्यूएचओ के बेसिस पे उनका काफी वो चल रहा है। सिर्फ ये दो ही नेशन बचे हुए हैं पोलियो को इरेडिकेट करने में, और ये फेटल बीमारी है, और इससे आपको पता ही है पोलियो से क्या हो जाता है। बंदों के सारे वो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में भी चेंजेस हो जाते हैं, वो सही से काम भी नहीं करते, और फेटल भी हो जाता है ये। तब भी ये इरेडिकेट नहीं करना चाह रहे, और इरेडिकेट कर लेते तो एटलीस्ट। और अब इन्होंने ये वैक्सीनेशन ड्राइव को ही बंद कर दिया है। तब पता नहीं क्या रीजन है, तालिबान का माइंड भी कुछ भी रीजन होगा कि पहले वो घरों में जा जाके वैक्सीनेशन करते थे। ठीक है, एक साइड का कर लो, बट एटलीस्ट इसको तो इरेडिकेट करने तो इतना फंड्स चला गया है। तो ये वाली चीज सिचुएशन है इनकी। मूर्ख ही है भाई, क्या कर सकते हैं। एक ईपीएस पेंशन बॉडी अर्जेस सेंटर टू फॉलो नेशनल पेंशन सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग पेंशन वेल्थ। जो बेसिकली क्या है, ये जो एम्प्लॉयज हैं ईपीएस स्कीम के अंदर 1995 के अंतर्गत, उनकी क्या है कि जो कैलकुलेशन की गई है पेंशन की, वो 3% इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैलकुलेट किया गया है, जो उनकी वेल्थ एक्यूमुलेट हुई थी उनके ईपीएफ के अंदर। बट वो जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करती है। तो इनका कहना है कि भाई जिसने 35 ईयर्स काम किया उसको 7,500 पर मंथ और 90,000 पर एनम मिलने चाहिए, और मिल रहे हैं तो वो सिर्फ 3.06% के हिसाब से है। सिमिलरली 25 और 30 साल के हिसाब से उस हिसाब से आ जाएगा, बट रेट ऑफ रिटर्न तो 8% होना चाहिए। तो मिनिमम आपकी हिसाब से होना चाहिए 8,329। तो 25 साल की जिसने सर्विस की है, 30 साल की सर्विस के 12,000, और 35 साल की सर्विस को 19,633 होना चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो किया गया है, वो कैलकुलेशन जो है वो सही से नहीं की गई, वो सिर्फ 3% रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेशन की गई है। बल्कि जबकि बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कैलकुलेशन होती है 8% के बेसिस पे। तो विच इज नॉट फेयर यार, पैसा तो इनका भी जमा हो रहा है, ऑल्दो इनको तो और सिक्योरिटी भी नहीं मिलती, इनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिलता, मगर कम से कम ये तो काम सही से देना चाहिए। ट्रम्प का 2 महीने पहले भी एक असैसिनेशन हुआ था, जिसमें उनको वो ईयर को चोट आ गई थी। अब फिर असैसिनेशन हुआ है। अभी पता नहीं है खुद करवा रहे हैं या कैसे क्या करवा रहे हैं, बट हाँ ऐसे सिचुएशन है। बाकी सस्पेक्ट को बाद में पकड़ भी लिया है, वैसे वो भाग गया था वहां पे, AK-47 के साथ मिला था। अब पता नहीं क्या है, स्कैम है या कैसे क्या। फाइनेंशियल एक्सप्रेसेस में ये कह रहे हैं कि भाई जो माधवी बुच के ऊपर एलिगेशन लगा रही है अपोजिशन, उसको हम चेक करेंगे फैक्ट्स के बेसिस पे। अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था कि जो बच्चे क्या जो सेबी के अंदर काम करते हैं वो स्टाफ, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि रूड लैंग्वेज और ये वाले बेसिस पे। तो उस पे कमेंट किया था सेबी ने कि भाई ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार है, इसलिए आपस में इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब इनको 34 लाख का पैकेज दे रहे हैं तब भी ऐसी सिचुएशन है। तो अब माइंड भी इनकी सैलरी भी बढ़ जाए, और सोशल सिक्योरिटी तो है ही, फिर भी लोग इतना करते हैं। प्राइवेट में जब आप देखोगे तो लोगों को सैलरी भी नहीं मिलती, कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं होती, तब भी वो 10 गुना काम करते हैं। और यहाँ पे देखो कितने नखरे हैं। वही है, जिसको जो मिल जाता है उसको उसकी वैल्यू होती नहीं। उसके बाद ये ठीक है, ग्रीन एनर्जी के लिए 386 बिलियन डॉलर का सपोर्ट मिलेगा। स्टार्टअप फंडिंग जो है वो काफी कम हो गई है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो है 114% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, हमें तो मिलता ही नहीं।
जो प्रॉफिटेबल होना होता है वो हमें मिलता ही नहीं। जो जिसमें लॉस हो रहा था वो भर-भर के मिल जाएगा, ऐसे ही होता है बेसिकली। उसके बाद क्या है, मोदी 3.0 ये कह रहे हैं कि भाई जब से स्टार्ट किया है तो 100 डेज़ के अंदर इन्होंने अच्छा खासा डिसीजंस लिए हैं और आगे प्रोग्रेस करी है। दिस इज़ व्हाट इट इज़। बाकी जो है फेडरेशन रिज़र्व जो है यूएस का उसने रेट कट करने की बात करी है और रेट कट करने से क्या होगा कि लोन सस्ते दिए जाएँगे, सस्ते लोन दिए जाएँगे तो लोग ज़्यादा पैसा उठाएँगे तो इन्फ्लेशन तो का बेंचमार्क तो सेट करना पड़ेगा, नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी और उसके बेसिस पे जब ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी ऊपर-नीचे होता है क्योंकि 4 साल बाद वो रेट कट कर रहा था। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या क्या है, क्या नहीं। और उसके अलावा जो है, आप सबको पता है जब भी अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में तो गोल्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं लोग, तो गोल्ड के प्राइसेस जो है, अब वैसे ही फेस्टिव सीज़न आ रहा है इंडिया में तो और ओवरऑल भी ग्लोबली भी बढ़ेंगे। अब टर्की जो है पहले यूरोपियन यूनियन में जॉइन करना चाहता था बट वो जॉइन नहीं कर पाया, तो अब वो ब्रिक्स को जॉइन करना चाह रहा है ताकि उसका पॉलिटिकली एक वो बने इन्फ्लुएंस बने तो इसलिए वो अब ब्रिक्स को जॉइन करना चाहता है। पहले 4 मेंबर्स ने जो इसको फाउंड किया था, रशिया में हुआ था, येकतेरिनबर्ग में हुआ था और अभी 9 मेंबर है इसके। 9 मेंबर्स में आपको ये दिखा देता हूँ कि ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ब्राज़ील में डा सिल्वा है, रशिया में पुतिन जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम ऑफ इंडिया और शी जिनपिंग जो है चाइना के हैं और साउथ अफ्रीका के साइरिल रामाफोसा और अभी जो नए मेंबर्स ऐड ऑन हुए हैं परमानेंट मेंबर में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई। इजिप्ट के अब्दुल फतेह अल सीसी है, इथियोपिया के अबी अहमद है, ईरान के पेजिशकियान कियान है और यूएई के मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान है। एक बैटल ऑफ सरागढ़ी हुई थी, आपको पता है बैटल ऑफ सरागढ़ी जिसके मतलब केसरी मूवी बनी है, ये बैटल ऑफ सरागढ़ी वही है। इसमें क्या थे, ब्रिटिश एम्पायर और इंडिया एक साइड थे और अफरीदी और ओरकजाई जो तालिबान से आए थे, अफगान से आए थे, तो वो थे। और बेसिकली क्या था कि अ, अफगान ने सरागढ़ी पे अटैक किया था और उस टाइम पे क्या था, 2 फोर्ट थे। एक जैसे यहाँ पे अगर ब्रिटिशर्स रह रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे बीच में उन्होंने एक गढ़ बनाया हुआ था जिसको सरागढ़ी का वो भी बोलते हैं, फोर्ट गुलिस्तान, कटिंग ऑफ फोर्ट गुलिस्तान फ्रॉम फोर्ट लॉकहार्ट। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे, यहाँ पे उन्होंने अपनी उसके लिए क्या कहते हैं, सेफ गार्डिंग के लिए ये बैटल ऑफ सरागढ़ी का जो तिरा कैंपेन था वहाँ के सिख रेजिमेंट को रखा हुआ था और उसके बाद वहां से अफगानियों ने अटैक कर दिया था और अफगानी जब आ रहे थे तो उसमें और कजाही थे और अफरीदी थे। तो इन बंदों ने सिख वालों ने अकेले, ये सिर्फ 21 बंदे थे और ये 12 से 24 हजार का एस्टिमेट था, तो वो इनके ऊपर अटैक कर दिया। तो लगभग 8 घंटे युद्ध गया था। युद्ध में हुआ तो ये 21 के 21 मारे गए और अफगान जीता भी उस इस पर्टिकुलर बैटल ऑफ सरागढ़ी में, बट 2 दिन बाद ब्रिटिश सेल्स ने इसको एक्वायर कर लिया था और ये कट ऑफ करना चाहते थे फोर्ट गुलिस्तान को और फोर्ट लॉकहार्ट को, डिफरेंट डिफरेंट उसमें। सो बाकी जो सोल्जर्स की 21 सोल्जर्स की थी उनको लीड किया था हवलदार ईसर सिंह ने, जो कि सिख थे। बाद में इनको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 20 पोस्ट में तो सब मर ही गए थे और 12th ऑफ सितंबर को एज ए सरागढ़ी डे आज भी बनाया जाता है। पाकिस्तान में भी इसकी मेमोरी में चीजें होती है। उसके बाद हिंदी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू कमेमोरेट द डेट 14 सितंबर 1949 on which a compromise was reached during the drafting of the Constitution of India on the languages that were to have official status in the Republic of India। ओवरऑल आप देखोगे हिंदी जो है 1971 में 37% लोग बोलते थे और 2011 में 43.6% लोग बोलते थे। ओवरऑल जो अभी जो है ये है, हिंदी को इतने लोग बोलते हैं, बंगाली को इतने, मराठी को इतने। अब परसेंटेज ऑफ ग्रोथ हिंदी की सबसे ज्यादा हुई है, उसके बाद पंजाबी मैथिली है, तो ये है। उसके बाद इंजीनियर्स डे 15 सितंबर पे भारत रत्न विश्वेश्वरैया के नाम पे, भैया के नाम पे मनाया जाता है। तो
ये जो है वर्ल्ड इंजीनियर्स डे जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट डे पे मनाया जाता है। द डेट वाज चूजन 15 सितंबर इन इंडिया बिकॉज वो फर्स्ट सिविल इंजीनियर थे एंड इनके बर्थडे पे बनाया जाता है। 19 देवान थे मैसूर के मोक्स मोक्स गुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि 1860 में बोर्न हुए थे। फॉर हिज इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोजेक्ट ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर। तो इसके बर्थडे पे हम ये बनाते हैं, ठीक है, इनके बर्थडे पे। वर्ड ऑफ द डे क्या है? सेंसोरियस। सेंसोरियस मतलब हर्शली क्रिटिकल और एक्सप्रेसिंग सेंसर, मतलब क्रिटिस डिसअप्रूव करना, कंडेम करना, किसी को ताने मारना, उस हिसाब की चीजें। सेंसरी स्टोन ऑफ द रिव्यू, सेंसर को पता ही आपको, सेंसर सेंसर करता है तो डिसअप्रूव करता है कि भाई नहीं, हम तुम्हारी फिल्म रिलीज नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे कंगना की वो इमरजेंसी वाली फिल्म रिलीज कर होने वाली थी, बट उसमें पहले तो सेंसर ही कर दिया, अभी नहीं कर रहे हैं, फिर बोला ये सीन कट करके आओ, तो वो वाली चीज है, ठीक है। बाकी यार आज कोल्ड है काफी, तो इसलिए वॉइस टोन चेंज होगी होगी। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, एंड आई विल कीप यू गिविंग सच इंफॉर्मेशंस, authentic information in very very minimum time. Thank you, have a good day.